निकाह से पहले हमारे मुआशरे में मंगनियां की जाती हैं, मंगनी करो जी, ये दो, ये लो, ये रवाज तो है लेकिन ये हुक्म नहीं है, शरीयत का हुक्म नहीं है। और अगर ये किसी नुकसान का बायस ना हो, इसमें भी नुकसानात हो जाते हैं, तो इसको करने में कोई हरज नहीं है। लेकिन सिर्फ मंगनी करने के बाद लड़के लड़की का एक दूसरे के साथ बातचीत करना, मेल मिलाप करना, यह जायज नहीं है। किसी तरीके से बातचीत करना, वो इसके लिए गैर महरम है, ये उसके लिए गैर महरम है। न ये बिल मुसाफा मुलाकात कर सकते हैं, न बातचीत कर सकते हैं, यह गैर महरम है। निकाह हो रहा है, निकाह में पहली चीज सुन्नत खुतबा निकाह है, निकाह का खुतबा पढ़ा जाएगा। निकाह में महर अदा करना जरूरी है, फर्ज है, शर्त है निकाह की। निकाह में दो गवाहों का होना निकाह की शर्त है। हम जब निकाह होता है तो पहले खुतबा पढ़ा जाता है, महर मुकर्रर किया जाता है और दो गवाह होते हैं। गवाहों के बगैर निकाह नहीं होता है। ये महर के सिलसिले में हम लोग बड़ी गलतियां करते हैं। हम इस महर को ऐसे ही कोई चीज समझते हैं। महर लड़के की तरफ से लड़की को दिया जाता है और हम समझते हैं बस थोड़ा सा दे दें जी, काफी हो जाएगा। वो औरत अपनी सारी जिंदगी आपको दे रही है, सारी जिंदगी आपके हवाले कर रही है। उसका 500 मार दी, 1000 रुपया, 5000 रुपया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदा फातिमा का जो महर मुकर्रर किया था उसका अंदाजा भी है हमें। 131 तोला चांदी थी, 131 तोला पॉइंट कुछ चांदी थी। इसको अगर आप रुपयों में लेकर के आए, हिसाब किताब कर लें और मुझ पर आप एतमाद कर लें तो इसकी कीमत तकरीबन 4 लाख रुपए बनती है इस वक्त। यह हजरत फातिमा का महर था। इसी तरह अज़वाज मुतहरात और दीगर बनाते रसूल के जो महर थे वो 500 दराहिम थे उस वक्त के, 500 दराहिम कमोबेश। और महर के सिलसिले में एक और बात ज़हन में रखें, ये जो महर वाजिब होता है ना, ये कर्ज होता है मर्द पर। ये जब तक नहीं अदा करेगा तब तक ये अपनी बीवी का मकरूज रहेगा। अगर ये मर गया और इसने माल छोड़ा तो सबसे पहले उससे कर्ज निकाला जाएगा, महर औरत का निकाला जाएगा। विरासत के ये उसूल है ना कि सबसे पहले मरने वाले के कफन दफन के जो अखराजात हैं वो निकाले जाते हैं, दूसरे नंबर पर कर्ज निकाला जाता है और कर्ज में बीवी का महर भी आता है, तीसरे नंबर पर अगर उसने कोई वसीयत की है उस वसीयत को तिहाई माल में नाफिज किया जाता है और चौथे नंबर पर जाकर के वो वरासा में तकसीम होता है। और हम महर में क्या करते हैं? पहली बात तो है देने का तो हमारा ख्याल ही नहीं होता ना कि ये कोई देने वाली चीज है। दूसरी बात यह है हमारे मुआशरे में औरत ने माफ कर दिया है जी, औरत ने मार माफ कर दिया है, ऐसे माफी तो नहीं होती। या औरत से जबरदस्ती माफ करवा ली है, ऐसे कहां माफी होती है? ऐसे माफी नहीं होती है। यह जिम्मे रहेगा और इसका आगे हिसाब किताब देना पड़ेगा। यह कर्ज है, यह आप दें उसको।
हाँ, मार के सिलसिले में वहां जो दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, एक मुअज्जल एक गैर मुअज्जल का लफ्ज इस्तेमाल होता है, वो उस निकाह फॉर्म पर भी होता है। यानी आप इसी वक्त निकाह के वक्त अदा करना चाहते हैं या बाद में किसी वक्त, तो जैसा लिखा हुआ हो, जैसे आपकी मर्जी हो, जैसे फरीकैन का इत्तेफाक हो जाए वैसे कर सकते हैं, लेकिन यह महर देना जरूरी है। महर के सिलसिले में पहली बात मैंने यह अर्ज कर दी। दूसरी बात यह है कि महर कितना मुकर्रर होना चाहिए, जितना इस लड़की के खानदान की बाकी औरतों का महर मुकर्रर किया जाता है उस तरह मुकर्रर कर दें। तीसरा यह कि औरत के खानदान को, उसकी वजाहत को, उसकी शराफत को देख करके आप महर मुकर्रर करें। ये 500, 1000, ये तो इंसानी नफ्स और इंसान के साथ ये बड़ी ज्यादती है। और इतना ज्यादा भी मुकर्रर ना किया जाए, जैसे आजकल ये भी एक पाबंदी लगाई जाती है जी, महर करोड़ों में मुकर्रर हो गया। और ये इसलिए होता है ताकि ये शोहर बंदा रहे, ये तलाक ना दे। भाई आप इनकी तरबियत इस तरीके से करें, मर्द की, लड़के की, लड़की की, अपनी औलाद की, कि यहां तक नौबत ना आए। आप अपने रिश्ते इस तरीके से तलाश करें कि उनका निभा हो सके अपने तौर पर। तो इतना ज्यादा मार मुकर्रर करना वो भी किसी तरीके से ठीक नहीं है। दूसरी शर्त इसकी, 2 गवाह थे, गवाहों की मौजूदगी में निकाह हो सकता है, बगैर गवाह के निकाह होता ही नहीं।